हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक ऑडिट ऑफ डिविडेंड, एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर। और इस चैप्टर के अंदर मेनली जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट 2013 के, वो हमें कवर अप करने हैं। इन प्रोविजंस को आपने, यदि आप न्यू सिलेबस में हैं तो आपने सीए इंटर में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ के पेपर में पढ़ा है। यदि आप ओल्ड सिलेबस में हैं तो इन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को आपने फाइनल में पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट एंड एलाइड लॉ के अंदर कवर अप कर रखा है। इस चैप्टर के अंदर सेक्शन 123 से लेकर सेक्शन 127 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को हमें कवर अप करना है, और इसके साथ साथ कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014 को कवर करना है, और दो तीन छोटे छोटे से प्रोविजन हैं जो हमें कवर अप करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 123 के साथ। सेक्शन 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का सेक्शन है, जिसमें मेन तीन चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। पहला पॉइंट कि एक कंपनी डिविडेंड कहां से पे कर सकती है। डिविडेंड may be paid out of profits of current financial year। जिस ईयर के लिए आप डिविडेंड पे करना चाहते हैं उस ईयर के प्रॉफिट्स में से आप पे कर सकते हैं, एंड द प्रॉफिट दैट इज अराइव्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन। जो प्रॉफिट आपने कंप्यूट किया है आफ्टर प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन। यदि करंट ईयर में प्रॉफिट्स कम है तो आप पिछले सालों के पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस में से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन उसमें से भी पे कर सकते हैं। प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एंड रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और डिविडेंड में बी पेड आउट ऑफ द मनी that is being provided by central government or state government under any guarantee। ये तीन मेन सोर्सेस हैं जहां से आप डिविडेंड पे कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक कंपनी को ड्यूरिंग द ईयर 5 करोड़ का डिविडेंड देना है। कंपनी के करंट ईयर का प्रॉफिट है 3 करोड़ रुपए का, और पिछले सालों के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़े हैं उसके पास 20 करोड़ रुपए। तो ठीक है, इसमें से प्लस इसमें से, दोनों में से भी दे सकते हैं। पहले करंट फाइनेंशियल ईयर को, जिस ईयर का डिविडेंड है उसके प्रॉफिट्स को यूज करो। यदि प्रॉफिट्स कम है देन आप पिछले सालों के पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस में से भी डिविडेंड को पे कर सकते हैं। नाउ इसके बाद डिविडेंड को डिक्लेयर करते समय क्या क्या कंडीशंस हैं जिनका कंप्लायंस कराना जरूरी है। नंबर 1, बिफोर डिक्लेरेशन कंपनी को क्या मैंडेटरली अपने प्रॉफिट्स का कोई पार्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पर्पस से रिजर्व में ट्रांसफर करना जरूरी है? नो, इट इज नॉट मैंडेटरी। जरूरी नहीं है, हां करना चाहे कर सकते हैं। बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड इन एनी फाइनेंशियल ईयर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर such percentage of its profits for that financial year as it may consider appropriate। करना चाहे तो कर सकती है। Now अब वर्ड यूज हो गया as it may consider appropriate। अब कंपनी को लगता है कि नहीं, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमारे पास तो पुराने रिजर्व बहुत सारे हैं और करंट ईयर के प्रॉफिट में से कुछ भी ट्रांसफर करने की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मत करिए। तो ये एक प्रोविजन में वर्ड यूज करके इन्होंने इस प्रोविजन को कंपनी के ऊपर ऑप्शनल बना दिया। कंपनी चाहे तो ट्रांसफर करे, नहीं चाहे तो ना करे। इन केस यदि प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट हैं या प्रॉफिट्स हैं ही नहीं किसी ईयर में, तो क्या कंपनी रिजर्व में से डिविडेंड दे सकती है क्या? जी हां, कंपनी में प्रपोज to declare the dividend out of accumulated profits earned by it in the previous year and transferred by the company to the free reserves। तो देखिए जरा, एक चीज हुई। नंबर 1,
आप पीएनएल अकाउंट में से करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड दे सकते हैं। नंबर 2, आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो रिजर्व में ट्रांसफर नहीं हुए, ध्यान रखना, जो रिजर्व में ट्रांसफर नहीं हुए उसमें से दे सकते हैं। एंड नंबर 3, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स विच इज बीन ट्रांसफर टू रिजर्व। क्योंकि रिजर्व में ट्रांसफर करना जरूरी नहीं है, तो कंपनी के पीएनएल अकाउंट में भी बैलेंस हो सकता है, कंपनी के रिजर्व में भी बैलेंस हो सकता है। तो यदि कंपनी पीएनएल अकाउंट में से डिविडेंड डिक्लेयर करती है पिछले सालों के, तो आप पे कर रहे हैं, तो उस समय आपको रूल्स की कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। लेकिन यदि आप वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो ट्रांसफर किए जा चुके थे किसमें, रिजर्व के अंदर, और आप डिविडेंड रिजर्व में से पे करना चाहते हैं, इन दैट केस आपको जो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स हैं उनका कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो नंबर 1, करंट ईयर के प्रॉफिट में से आप डिविडेंड दे रहे हो, तो क्या आपको रूल 3, कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल का रूल नंबर 3, क्या आपको इस रूल की कंप्लायंस करनी है यदि आप करंट ईयर के प्रॉफिट में से दे रहे हैं? नो। यदि आप पिछले सालों के प्रॉफिट एंड लॉस में से दे रहे हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से, जिसका अमाउंट पीएनएल अकाउंट में ही पड़ा है, अभी रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया था आपने पिछले सालों में, तो क्या आपको रूल 3 की कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है? नो। लेकिन पिछले सालों में आपने क्या किया, प्रॉफिट अर्न हुए, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट था, आपने उसका एक पार्ट रिजर्व में डाल दिया। अब क्योंकि आपने प्रॉफिट्स को कहां डाल दिया है, रिजर्व्स के अंदर, रिजर्व में, तो यदि आप रिजर्व में से कोई डिविडेंड देना चाहते हैं, एट दैट टाइम आपको रूल नंबर 3 की जो कंडीशंस हैं उनका कंप्लायंस करना होगा। और उसके अंदर 4 कंडीशंस बताई गई हैं। नंबर 1, जो आपका एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड होगा वो पिछले 3 सालों के एवरेज रेट से ज्यादा नहीं हो सकता। नंबर 2, आप मैक्सिमम कितना अमाउंट रिजर्व में से निकाल सकते हैं, 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। रिजर्व में से अमाउंट निकालने के बाद रिजर्व का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रहना चाहिए, पेड अप कैपिटल का कम से कम 15% रहना चाहिए। और जो रिजर्व में से आपने अमाउंट विड्रॉ किया है उसको डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले आपको, यदि करंट ईयर में कोई लॉस है, पहले आपको उससे सेट ऑफ करना पड़ेगा, उससे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी 4 कंडीशंस हैं जो रूल नंबर 3 में हमें कवर अप करनी है। तो आपको यह ध्यान रखना है, क्या कंपनी ने करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया? हां, रूल 3 की कंप्लायंस नहीं करनी। क्या कंपनी ने पिछले सालों के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो रिजर्व में ट्रांसफर नहीं हुए थे उसमें से डिविडेंड दिया? हां, तो क्या रूल 3 की कंप्लायंस रिक्वायर्ड है? नो। नंबर 3, क्या कंपनी ने पिछले सालों के पीएनएल जो रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके थे उसमें से पे किया? तो क्या रूल 3 की 4 कंडीशंस का कंप्लायंस करना होगा? जी हां, जी हां करना होगा। मैं आपको पहले कंडीशन ही करा दूं चारों वो। पेज नंबर 4 पर है ये कंडीशंस। रूल नंबर 3 ऑफ कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014। 4 कंडीशन। पहली कंडीशन, जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो पिछले 3 सालों के एवरेज रेट से ज्यादा नहीं हो सकता। नंबर 2, रिजर्व में से आप जो पैसा निकालेंगे वो पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 3, रिजर्व का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो पेड अप कैपिटल के 15% या उससे ज्यादा रहना चाहिए। और जो अमाउंट आपने विड्रॉ किया है उसको आप, यदि करंट ईयर के लॉसेस हैं, करंट ईयर में कोई लॉस है, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए यूज करेंगे बिफोर डिक्लेयरिंग एनी डिविडेंड। इन चारों कंडीशंस का कंप्लायंस जरूरी है, चारों का, ऐसा नहीं कि एक दो, चारों का। अब इसके 2 एग्जाम्पल भी मैंने इसमें दे रखे हैं, देखिए जरा। फाइनेंशियल ईयर 1920 में कंपनी को प्रॉफिट है 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का प्रॉफिट नहीं है, रादर लॉस है, लॉस है।
कंपनी की पेड अप कैपिटल 2 करोड़, फ्री रिजर्व 25 लाख, एवरेज डिविडेंड रेट पिछले सालों का 12%। क्वेश्चन है मैक्सिमम रेट बताइए जिसके ऊपर कंपनी डिविडेंड पे कर सकती है आउट ऑफ रिजर्व। अब देखो कंडीशन नंबर 1 क्या थी, आप मैक्सिमम रेट कितना दे सकते हैं, पिछले 3 सालों का एवरेज 12%। ठीक है, 2 करोड़ का 12% बनता है 24 लाख रुपए, 24 लाख रुपए पहली कंडीशन के हिसाब से। लेकिन कंडीशन नंबर 3 वो कहते हैं कि जो अमाउंट आप रिजर्व में से निकालेंगे पहले आप उसको यूटिलाइज करेंगे, किसके लिए, किसके लिए, करंट ईयर के लॉस को सेट ऑफ करने के लिए। तो आप यदि 24 लाख रुपए का डिविडेंड देना चाहते हो और 10 लाख रुपए का लॉस भी पड़ा है, तो आपको रिजर्व में से कितना अमाउंट विड्रॉ करना पड़ेगा, 24 प्लस 10 34 लाख आपको रिजर्व में से निकालने पड़ेंगे। तो यहां पर पहले मैंने डिविडेंड लिया, एवरेज रेट पिछले 3 साल का, उसके बेस पर रिजर्व का अमाउंट कंप्यूट किया। दूसरी कंडीशन में रिजर्व की विड्रॉल थी सीधी कि आप रिजर्व में से कितना निकाल सकते हैं, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का 10%। पेड अप कैपिटल 2 करोड़, रिजर्व 25 लाख, 2.25 करोड़, उसका 10% वो बन गया 22.5 लाख। अब यदि मैं रिजर्व में से इतना अमाउंट विड्रॉ करता हूं, कंडीशन नंबर 3 कहता है कि रिजर्व में से जो निकालोगे उससे पहले करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करोगे। तो 22.5 में से मैं पहले करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करूंगा 10 लाख का, मैं मैक्सिमम डिविडेंड कितना दे पाऊंगा, 12.5 लाख का दे पाऊंगा। तीसरी कंडीशन, विड्रॉ करने के बाद रिजर्व का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रहना चाहिए, विड्रॉ करने के बाद रिजर्व का आउटस्टैंडिंग बैलेंस, पेड अप कैपिटल का 15%, पेड अप कैपिटल कितनी है इस एग्जांपल में 2 करोड़, 2 करोड़ का 15% 30 लाख, रिजर्व में बैलेंस रहना चाहिए 30 लाख। आपके रिजर्व में बैलेंस है कितना, 25 लाख, आपके रिजर्व में बैलेंस है 25, होना चाहिए कितना, 30, रिजर्व में से निकालने के बाद यहां तो कुछ निकल ही नहीं सकता। जब रिजर्व में से कुछ निकल ही नहीं सकता तो डिविडेंड कितना, निल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, निल, निल। दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। पेड अप कैपिटल है कंपनी की 2 करोड़ की, रिजर्व अकाउंट में बैलेंस पड़ा है 1 करोड़ रुपए का, करंट ईयर में लॉस है 10 लाख रुपए का, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड है 15%। कंडीशन नंबर 1 वो डिविडेंड के रेट की है, क्या कहते हैं कि आप मैक्सिमम उतना डिविडेंड दे सकते हैं जितना पिछले 3 साल में एवरेज रेट निकल कर आता है। पिछले 3 साल का एवरेज रेट है हमारे पास 15%। अकॉर्डिंग टू दैट 2 करोड़ की पेड अप कैपिटल, 15% का रेट, आप कितना मैक्सिमम डिविडेंड दे सकते हैं, 30 लाख रुपीस का। बट 30 लाख का डिविडेंड देने के लिए आपको रिजर्व में से कितना निकालना पड़ेगा, करंट ईयर में लॉस भी है, जब करंट ईयर में लॉस है तो उसको भी सेट ऑफ कराना है मुझे, जब उसको भी सेट ऑफ कराना है तो मैं रिजर्व में से कितना निकालूं, 30 प्लस 10 40 निकालूंगा, जिसमें से 10 का लॉस एडजस्ट हो जाएगा, 30 का मैं डिविडेंड दे सकता हूं। दूसरी कंडीशन, आप रिजर्व में से मैक्सिमम निकाल कितना सकते हैं, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का 10%, पेड अप कैपिटल है 2 करोड़, रिजर्व है 1 करोड़, 2 प्लस 1 3 करोड़, 3 करोड़ का 10% 30 लाख, लेकिन 30 लाख पूरा का पूरा डिविडेंड नहीं दे सकते, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर का लॉस एडजस्ट करना पड़ेगा। करंट ईयर का लॉस कितना है, 10 लाख, डिविडेंड कितना पे कर पाओगे सेकंड कंडीशन के हिसाब से, 20 लाख। कंडीशन नंबर 3 में तो लॉस एडजस्टमेंट है ना। कंडीशन नंबर 4, रिजर्व का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना, पेड अप कैपिटल का 15%, पेड अप कैपिटल 2 करोड़, 2 करोड़ का 15% 30 लाख, 2 करोड़ का 15% कितना बना, 30 लाख, रिजर्व में बैलेंस है कितना, अभी 1 करोड़, 1 करोड़ में 30 लाख का आउटस्टैंडिंग छोड़ना है। आउटस्टैंडिंग छोड़ना है तो निकाल कितना सकते हो, निकाल सकते हैं 70 लाख रुपए। 70 लाख रुपए निकाले, उसमें से पहले लॉस एडजस्ट कर दो करंट ईयर का, करंट ईयर का लॉस कितना है 10 लाख, कितना डिविडेंड दे पाओगे 60 लाख रुपए। तो अब कितना मैक्सिमम डिविडेंड आप डिक्लेयर कर सकते हो, मुझे चारों कंडीशन का कंप्लायंस कराना है। यदि मुझे चारों कंडीशन का कंप्लायंस कराना है तो मुझे इसका लीस्ट लेना पड़ेगा। ये मैं मैक्सिमम कितना डिविडेंड पे कर सकता हूं, डिक्लेयर कर सकता हूं 20 लाख का, रिजर्व से मैक्सिमम मैं कितना विड्रॉ करूं 30 लाख रुपीस। यदि मैं इस
क्राइटेरिया को लेकर चलता हूं तो रिजर्व से मैंने निकाले 30 लाख। जब रिजर्व से 30 लाख निकालूंगा, रिजर्व में बैलेंस बचा 70 लाख रुपए। 70 लाख रुपए पेड अप कैपिटल का 35% है, तो 15% की कंडीशन मेरी पूरी हो गई। 30 लाख रुपीज यदि मैं निकाल रहा हूं, 10 लाख का मैं लॉस एडजस्ट कर रहा हूं, डिविडेंड मैंने पे किया 20 लाख, पेड अप कैपिटल कितनी है 2 करोड़, 2 करोड़ में 20 लाख कितना बना 10%, तो मेरा एवरेज डिविडेंड रेट 15% था। मैं करंट ईयर में कितना दे रहा हूं 10%, मेरी ये कंडीशन भी पूरी हो जाती है। सारी कंडीशंस का कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो तीनों में मिनिमम डिविडेंड बने या तीनों में मिनिमम रिजर्व विड्रॉल बने उसको ऑप्ट कर लीजिए। ये हमारा प्रोविजन था जो सेक्शन 123 के अंदर बताया गया था कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले रिजर्व में से जो रूल में कंडीशंस बताई गई है उनके कंप्लायंस को इंश्योर करे। देयर आफ्टर डिविडेंड यदि आप करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से दे रहे हैं, तो यदि पिछले सालों में कंपनी का कोई लॉस है या डेप्रिसिएशन का कोई अरियर है, पहले उसको सेट ऑफ करिए करंट ईयर के प्रॉफिट में से एंड देयर आफ्टर करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटिए। डिविडेंड शेल नॉट बी डिक्लेयर्ड अनलेस कैरिड ओवर प्रीवियस लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड इन प्रीवियस ईयर्स आर सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट्स फॉर द करंट ईयर। देयर आफ्टर अब हर एक जगह डेप्रिसिएशन की बात आई। करंट ईयर के प्रॉफिट में से दोगे आफ्टर डेप्रिसिएशन, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से दोगे आफ्टर डेप्रिसिएशन, प्रीवियस ईयर के डेप्रिसिएशन का अरियर पड़ा है, डिविडेंड करंट ईयर के प्रॉफिट में से दे रहे हो, पहले उसको एडजस्ट करो। ये जो डेप्रिसिएशन है ये कौन से रेट से, वो जो शेड्यूल 2 के अंदर यूजफुल लाइफ के बेसिस पर कंप्यूट किया जाता है। डेप्रिसिएशन shall be provided in accordance with the provisions of schedule number 2. Thereafter, dividend once declared, it needs to be deposited in a separate bank account in a scheduled bank within 5 days of declaration. Dividend including interim shall be deposited in a scheduled bank in a separate account within 5 days from the date of declaration of dividend. Dividend आप किसको देंगे? Only to the registered shareholder of such share या उसके ऑर्डर पर या उसके बैंकर को, and shall be payable only in cash. Shall not be payable except in cash मतलब shall be payable only in cash. So ये डिविडेंड की कंडीशंस थे। नाउ इसके बाद कुछ स्पेशल प्रोविजन है इंटरिम डिविडेंड के। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड इन बिटवीन 2 AGM। जनरली क्या होता है? डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड देन एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर उसको डिक्लेयर करते हैं। बट यदि 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है प्रॉफिट्स में से या फिर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से या दोनों में से, देन उस डिविडेंड को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं एंड दैट इज नोन एज द इंटरिम डिविडेंड। हाउएवर इन केस ऑफ लॉसेस then there is some conditions, वो पढ़ेंगे अभी। देखिए, बोर्ड ऑफ अ कंपनी may declare interim dividend। कौन किसके पास अथॉरिटी है? बोर्ड के। ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर और एट एनी टाइम आफ्टर फाइनेंशियल ईयर बट बिफोर AGM। लेट्स से 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए मान लीजिए कंपनी की जनरल मीटिंग नवंबर 2020 में है, 28 नवंबर 2020 को। उससे पहले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने लेट से 15 सितंबर को डिविडेंड डिक्लेयर किया। दैट डिविडेंड विल बी नोन एज द इंटरिम। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर आपने तो 28 नवंबर ले ली, AGM तो 30 सितंबर तक हो जानी चाहिए। वो एक्सटेंशन मैंने ले लिया यहां पर कि मान लीजिए एक्सटेंशन अलाउड है और वैसे अलाउड भी है कोविड के कारण। चलिए, तो AGM, अब यदि आप कहते हैं नहीं सर हम तो 30 सितंबर ही लेंगे AGM, तो ठीक है 30 सितंबर ले लो AGM। उससे पहले मान लो जुलाई में मैनेजमेंट ने, बोर्ड ने डिक्लेयर किया। डिविडेंड कहां से डिक्लेयर हो सकता है? ये आउट ऑफ द सरप्लस इन द P&L अकाउंट। यदि P&L अकाउंट के अंदर कोई अमाउंट पड़ा है, पुराना सरप्लस,
या करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट में से, या आउट ऑफ द प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। अब मान लो हमारे एग्जाम्पल में इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है कब? 15 सितंबर को। 15 सितंबर, इससे पहला क्वार्टर कब खत्म हुआ? 30 जून को। तो क्या आप 1 अप्रैल से लेकर 30 जून के प्रॉफिट्स में से भी डिविडेंड दे सकते हैं? डेफिनेटली यस, दे सकते हैं आप। इन केस यदि करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी में कोई लॉस है, कंपनी में कोई लॉस है, कब तक? अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। से फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल ले सकता हूं। क्या हो गया? एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 खत्म हुआ कब? 30 सितंबर को। 30th ऑफ सितंबर को क्वार्टर 2 कंप्लीट होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 15 नवंबर को डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, इंटरिम डिविडेंड 15 नवंबर को। नाउ अब क्या हुआ? यदि इन 2 क्वार्टर में लॉसेस हैं, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए मैनेजमेंट बीओडी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रहे थे, लेकिन हुआ क्या? क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 जिस डेट को वो डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रहे हैं उस डेट से प्रीसीडिंग क्वार्टर तक कंपनी में लॉसेस है। देन इंटरिम डिविडेंड का एक रेट जो पिछले 3 साल का एवरेज रेट है, आप उससे ज्यादा नहीं दे सकते। एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, उसके अंदर जो रेट बताया गया है उससे ज्यादा डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, इंटरिम डिविडेंड। तो ये सेक्शन 123 के प्रोविजंस थे। डिविडेंड कहां से दिया जा सकता है, डिविडेंड को पे करते वक्त, डिक्लेयर करते वक्त किन किन कंडीशंस का कंप्लायंस जरूरी है, एंड इंटरिम डिविडेंड के प्रोविजंस। नाउ इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं सेक्शन 124 की। सेक्शन 124 में अनपेड डिविडेंड अकाउंट का प्रोविजन है। इसका मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, देखिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन्होंने बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड को रिकमेंड कर दिया, ठीक है। जो बीओडी ने रिकमेंडेशन दी, मेंबर्स उस डिविडेंड को डिक्लेयर करेंगे। मेंबर रिकमेंडेड रेट से कम डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके बराबर डिक्लेयर कर सकते हैं, उससे ज्यादा डिक्लेयर नहीं कर सकते। देन वंस इट इज डिक्लेयर्ड, इस डिविडेंड को पे करना है विद इन 30 डेज। हाउएवर अभी 123 में हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, एट द सेम टाइम सेपरेट बैंक अकाउंट में आपको इस डिविडेंड के पैसे को 5 दिन के अंदर अंदर जमा भी करा देना है। जितना डिविडेंड डिक्लेयर किया गया उतने डिविडेंड के अमाउंट को एक शेड्यूल्ड बैंक में एक सेपरेट अकाउंट ओपन कराकर उसमें 5 दिन में आपको यह पैसा जमा कराना है और डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर ये पैसे की पेमेंट करनी है। अब मान लो 20 करोड़ का डिविडेंड था, कंपनी ने 20 करोड़ जमा करा दिए इस खाते में, लेकिन 20 करोड़ में से 18 करोड़ ही पे हो पाए 30 डेज के अंदर। तो 30 डेज एक्सपायर होने के बाद जितना इस खाते में आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा है, हमारे एग्जांपल में आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा है 2 करोड़ रुपए का, ये 2 करोड़ रुपए अगले 7 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन खत्म होने के 7 दिन के अंदर अंदर एक सेपरेट अकाउंट ओपन कराकर जिसका नाम है अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट, इसमें जमा कराने हैं। और इस अकाउंट में से डिविडेंड को क्लेम किया जा सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर। बट यदि 7 ईयर्स के अंदर भी डिविडेंड को क्लेम नहीं किया जाता, देन ये डिविडेंड कहां ट्रांसफर हो जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, along with the corresponding shares, along with corresponding shares। पहले 30 दिन में पे करना है, 30 दिन में पे नहीं हुआ, 7 दिन में आउटस्टैंडिंग बैलेंस अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल तक इसमें से क्लेम कर सकते हो। उसके बाद
इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा अलोंग विद द रिस्पेक्टिव शेयर। नाउ क्या शेयर होल्डर बाद में जब उसकी नींद खुलेगी वो जागेगा कि मेरे शेयर कहां गए, मेरा डिविडेंड कहां गया, तो क्या वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से अपने शेयर्स को, डिविडेंड को क्लेम कर सकता है? जी हां, शेयर होल्डर में क्लेम देयर राइट्स फ्रॉम द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। वो रूल हमारे सिलेबस में नहीं है। नाउ जब आपने ये अमाउंट ट्रांसफर किया इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में, तो आपको इनकी एक स्टेटमेंट भी फर्निश करनी है। ये स्टेटमेंट किसको फर्निश करनी है? टू द आईईपीएफ अथॉरिटी, वो अथॉरिटी जो इस फंड को एडमिनिस्टर करके चल रही है। ये तो होता गया एक प्रोसीजर पूरा। बीओडी ने रिकमेंड किया, मेंबर ने डिक्लेयर किया, 30 डेज में पे हुआ, 7 डेज में आउटस्टैंडिंग अनपेड डिविडेंड अकाउंट में गया, 7 साल में आईईपीएफ में गया। नाउ इसके साथ साथ एक कंडीशन और है। ये कंडीशन क्या है? जब ये पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में गया तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करने के 90 डेज के अंदर अंदर कंपनी को एक स्टेटमेंट बनानी है शोइंग द डिटेल्स ऑफ अनपेड डिविडेंड, और इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना है कि इन पर्संस के पैसे आउटस्टैंडिंग पड़े हैं, वो क्लेम कर सकते हैं। नाउ ये है हमारा प्रोविजन 124 का। 124 ने एक इंटरेस्ट का प्रोविजन और दिया। यदि ये अमाउंट 7 डेज में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है, देन कंपनी को इस अमाउंट के ऊपर 12% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टू द मेंबर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर अनपेड डिविडेंड। ये प्रोविजन हो गए हमारे सारे के सारे सेक्शन 124 के। सेक्शन 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का था, 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट का है। सेक्शन 125 बात करता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड की डिटेल की। वो उसके अंदर सारी थ्योरी है। आईईपीएफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट करेगी, बनाएगी। आईईपीएफ के फंक्शंस क्या हैं, आईईपीएफ में कौन कौन से पैसे को ट्रांसफर किया जाना है, आईईपीएफ के पैसे को कहां कहां यूटिलाइज किया जा सकता है। ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक कहीं से मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता, इसलिए मैंने इसको आपकी सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ दिया। करना चाहो तो इसको एक बार मेन बुक में से रिवाइज कर लेना। देयर आफ्टर आगे बढ़ते हैं सेक्शन 126 के ऊपर। सेक्शन 126 बात करता है कि इन केस ऑफ शेयर्स जिनको ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया गया बट जिनकी ट्रांसफर पेंडिंग है, और पेंडिंग द ट्रांसफर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करे, कंपनी ने बोनस शेयर अनाउंस किया, कंपनी ने राइट शेयर अनाउंस किया। क्या होगा इस डिविडेंड का, क्या होगा इस राइट शेयर का, क्या होगा इस बोनस इशू का? ये ट्रांसफेरर को मिलेंगे या ट्रांसफेरी को मिलेंगे? ट्रांसफेरर शेयर ट्रांसफर कर चुका है, ट्रांसफेरी ने एप्लीकेशन कंपनी में दे दी है, बट कंपनी ने ट्रांसफर को रजिस्टर्ड नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 126 कहता है पेंडिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन द नेम ऑफ द ट्रांसफेरी द कंपनी विल कीप द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इन अबेयंस, रिजर्व में पुट ऑन होल्ड कर देगी, और इस पैसे को अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में डाल देगी जब तक ट्रांसफेरर रिटर्न अथॉरिटी नहीं देता कि इस पैसे को ट्रांसफेरी को दे दिए जाए। क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब एक कंपनी में डिविडेंड रिकमेंड हो जाता है तो उसके बाद मार्केट में शेयर के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, रीजन बीइंग वो शेयर कम डिविडेंड हो जाता है। एट दैट टाइम जो पर्सन इन शेयर्स को खरीद रहा है वो महंगे प्राइस पर खरीद रहा है, क्योंकि उसका जो रिस्पेक्टिव डिविडेंड था वो भी ट्रांसफेरर ने शेयर को बेचते वक्त ट्रांसफेरी से वसूला होगा। तो इन डिविडेंड्स पर राइट बेसिकली किसका आ गया? ट्रांसफेरी का आ गया। लेकिन क्योंकि शेयर रजिस्टर्ड नहीं हुए इन द नेम ऑफ ट्रांसफेरी, तो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम ट्रांसफेरर का है। अब ट्रांसफेरर को डिविडेंड दें, क्यों? क्योंकि उसका नाम रजिस्टर में लिखा है। बट ट्रांसफेरी इन जनरल प्रैक्टिस इसका शेयर का पैसा कम डिविडेंड देकर आया होगा ट्रांसफेरर को, तो झगड़े की बात है। तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 126 ने कह दिया कि यदि रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स की ट्रांसफर पेंडिंग पड़ी है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पेंडिंग पड़ा है, उस केस में कंपनी इस डिविडेंड के पैसे को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रखेगी जब तक अथॉरिटी नहीं देगा ट्रांसफेरर कि इस पैसे को ट्रांसफेरी को दे दिया जाए। ये सेक्शन 126 के हमारे प्रोविजन है। वेयर एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर हैज बीन डिलीवर्ड टू द कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन
and transfer of such shares has not been registered by the company shall transfer the dividend of such shares to the special account. और ये स्पेशल अकाउंट कौन सा है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट, unless the company has been authorized by the registered holder of such shares in writing to pay the dividend to the transferee. यही प्रोविजन कंपनी राइट शेयर्स के ऑफर को, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स के ऑफर को, इनके जो राइट्स है इनको भी अबेयंस में, मतलब पुट ऑन होल्ड रख देगी उन शेयर्स के रिस्पेक्ट में जिनका ट्रांसफर पेंडिंग पड़ा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शेयर्स विच हैव नॉट बीन रजिस्टर्ड। सो ये प्रोविजन हो गए हमारे सेक्शन 126 के। मेन तो जो इसका सेक्शन है 123 एंड 124 है, जिसके ऊपर केस स्टडीज आ सकती है या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। पेनल्टीज कई बार मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। सेक्शन 124 की वायोलेशन पर कंपनी के ऊपर 5 लाख से 25 लाख का फाइन, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का फाइन इंपोज्ड हो सकता है। सेक्शन 127 कहता है इफ डिविडेंड इज नॉट पेड विद इन 30 डेज ऑफ द डिक्लेरेशन कंपनी इज लाइबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट 18%। वो इंटरेस्ट मेंबर को गया था जो 124 ने लिखा था, जो डिविडेंड जो इंटरेस्ट 124 में लिखा था ये मेंबर को जाएगा। यहां ये वाला जो डिविडेंड है ये एक तरीके से पेनल्टी की फॉर्म में चार्ज किया जा रहा है। एंड डायरेक्टर्स आपको 2 साल तक की जेल और 1000 रुपीज पर डे तक का फाइन, 1000 रुपीज मिनिमम है, 1000 रुपीज से ज्यादा का भी इंपोज हो सकता है फॉर एवरी डे जब तक ये वायोलेशन चलती रहेगी, फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज। हाउएवर इफ कंपनी इज नॉट एबल टू पे द डिविडेंड ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ मेंबर का फॉल्ट किस बात का? मेंबर ने अपना बैंक अकाउंट नंबर सही नहीं दिया, बैंक अकाउंट की डिटेल ही नहीं दी। ऐसी सिचुएशन में यदि फॉल्ट मेंबर का है या मेंबर्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर कोर्ट ने कोई स्टे ऑर्डर लगा रखा है, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर रखा है रिस्ट्रेंशन का, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, रिस्ट्रेन कर दिया कंपनी को दैट यू विल नॉट पे डिविडेंड टू द मेंबर, उस कंसर्न मेंबर को जिसके शेयर है, जिसके ऊपर कोर्ट का ऑर्डर है, तो इस केस में फिर कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं है और कंपनी के ऊपर पेनल्टी इंपोज्ड नहीं होगी। ये प्रोविजन थे हमारे पेनल्टीज के और यही सारे हमारे मेन प्रोविजन थे 123, 124, 126 एंड 127 के। डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व उसका मैंने आपको करा ही दिया। सेक्शन 123(1) क्या कहता है? इन केस ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर डिविडेंड कहां से पे किया जा सकता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व का मतलब फ्री रिजर्व, डिक्लेरेशन शुड बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर मैंने आपको सारा का सारा बता दिया, 4 कंडीशंस पूरी करनी है और ये एग्जांपल्स भी उनके मैंने आपको करा दिए। अब इसमें कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उनको भी कवर अप कर लेते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, केस स्टडी भी हो सकती है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। पहला पॉइंट है इसके अंदर, व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोविजन ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड। अर्लियर प्रपोज्ड डिविडेंड को एक करंट लायबिलिटी माना जाता था अर्लियर, बट कंपनी एक्ट 2013 के अंदर शेड्यूल 3 में एज वेल एज AS 4 में अब आज की डेट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है प्रपोज्ड डिविडेंड का। डिविडेंड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर इन विच इट इज पेड, जिस ईयर में आप उसको पे करते हैं। बट आप सिर्फ डिविडेंड को प्रपोज कर रहे हैं, देन वो रिजर्व एंड सरप्लस के नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आप देंगे, उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड की। शेड्यूल 3 रिक्वायर्स डिस्क्लोजर of amount of dividend proposed to be distributed to equity and preference shareholders proposed. So disclosure देना है हमें जो अमाउंट इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपने पे करना है, जिस फॉर द पीरियड एंड द रिलेटेड अमाउंट पर शेयर आल्सो टू बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली. It also requires separate disclosure of any arrear of fixed cumulative dividend of preference share.
इक्विटी पर तो हो ही नहीं सकता क्यूमुलेटिव डिविडेंड, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर क्यूमुलेटिव डिविडेंड हो सकता है। It also requires separate disclosure of arrear of fixed cumulative dividend on the preference shares. AS4 की रिक्वायरमेंट क्या है उसको भी देख लेते हैं। AS4 it requires that if an enterprise declares dividend to shareholder after the balance sheet date, the enterprise should not recognize those dividend as a liability unless a statutory provision requires it. Such dividends shall be disclosed in the notes to accounts. ये तो आपने अकाउंट्स के अंदर भी अच्छी तरह से कवर अप कर रखा है जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रोविजंस को आप स्टडी करते हैं। फिर एक छोटा सा मिसलेनियस प्रोविजन और है, रेवोकेशन ऑफ डिविडेंड। क्या डिविडेंड को रिवोक किया जा सकता है? जनरल प्रोविजन है, डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड इट बिकम्स अ डेट एंड कैन नॉट बी रिवोक्ड। हाउएवर इन सम एक्सेप्शनल सिचुएशंस जो डिविडेंड डिक्लेयर किए गए हैं उनको रिवोक किया जा सकता है। वो सिचुएशंस क्या हैं? इफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन जनरल मीटिंग इज अगेंस्ट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट डिक्लेयर किया गया था। मान लीजिए जनरल मीटिंग में डिविडेंड जो डिक्लेयर किया गया, जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया था उससे ज्यादा किया गया, जबकि एक्ट कहता है कि जितना बीओडी ने रिकमेंड किया था उससे ज्यादा डिक्लेयर हो ही नहीं सकता। इफ जनरल मीटिंग खुद ही रिजॉल्व कर दे द रेवोकेशन फॉर जस्ट एंड प्रॉपर रीजंस, फॉर जस्टिफाइड रीजन जनरल मीटिंग ने रिजोल्यूशन पास कर दिया कि जो डिविडेंड हमने डिक्लेयर किए थे हम उनको रिवोक कर रहे हैं, बट अदरवाइज डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी रिवोक्ड। जनरल प्रोविजन यही है, बट एक्सेप्शनल सिचुएशन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड वाज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और जनरल मीटिंग इटसेल्फ रिजॉल्व द रेवोकेशन ऑफ डिविडेंड फॉर जस्टिफाइड रीजन। हाउएवर यहां तो मैं बात कर रहा हूं आपके साथ डिविडेंड जो डिक्लेयर हुआ, बट डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, रादर इट इज ओनली रिकमेंडेड। बीओडी ने रिकमेंड कर रखा है, अभी जनरल मीटिंग ने डिक्लेयर ही नहीं किया। तो जिस डिविडेंड को जनरल मीटिंग ने डिक्लेयर ही नहीं किया, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको रिवोक कर सकते हैं? इट इज ओनली रिकमेंडेड। यस, रिकमेंडेड डिविडेंड, क्योंकि बीओडी ने रिकमेंड कर रखा है, जनरल मीटिंग ने डिक्लेयर ही नहीं किया। ये डिविडेंड डेट कब बनता है? व्हेन द डिविडेंड इज बीइंग डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, बट सिर्फ रिकमेंडेड डिविडेंड है, देन बोर्ड उसको रिवोक कर सकता है। Final dividend once declared cannot be revoked by BOD. However, before declaration, अभी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन द AGM, recommended dividend by the BOD may be revoked for justified and proper reason. Recommended dividend को BOD रिवोक कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद शुरू होता है ऑडिट। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो सारे के सारे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस थे। अब मेन बात आ जाती है ऑडिट की, और ऑडिट में करना क्या है? जितने भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पढ़े उन सब के आगे एंश्योर, असर्टेन, एग्जामिन, वेरीफाई, यही वर्ड तो लगाने हैं। देखिए जरा, एंश्योर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, that all the rule and regulation concerning the declaration or payment of dividend have been complied with। तो पहले वेरिफिकेशन का पॉइंट आ गया, ensure compliance of respective rules and regulation। नंबर 2, ensure dividend have been declared or paid only out of the distributable profit। distributable profit क्या है? current year profits arrived at after providing the depreciation, or previous year accumulated profits after providing the depreciation। In case of inadequacy or absence of profit, if dividend has been paid out of reserve, verify। जो रूल नंबर 3 है किसका? कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल 2014 का, उसकी जो 4 कंडीशन है, एवरेज रेट पिछले 3 साल का है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए,
डिविडेंड करंट ईयर का जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं आउट ऑफ रिजर्व, रिजर्व से मैक्सिमम विड्रॉल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व के 10% से ज्यादा ना हो, रिजर्व का आउटस्टैंडिंग बैलेंस पेड अप कैपिटल के 15% से कम नहीं होना चाहिए, रिजर्व से जो पैसा निकाला गया उसको पहले करंट ईयर के लॉस है यदि कोई, उनको राइट ऑफ करने के लिए यूज किया जाए। ये वो बात हो गई, सारी पढ़े हुए पॉइंट है। नंबर 4, वेरीफाई कि जो डिविडेंड बोर्ड ने रिकमेंड किया इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स एट द एजीएम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकती है अप्रूवल। नेक्स्ट पॉइंट, वेरीफाई डिविडेंड हैज बीन ट्रांसफर टू सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट कितने दिन में, विद इन 5 days फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। वेरीफाई डिविडेंड कितने दिन के अंदर अंदर पे कर दिया जाए, डिक्लेरेशन के 30 days में, बट यदि डिक्लेरेशन के 30 days में पे ना हुआ देन within next 7 days the unpaid amount needs to be credited to a separate account known as unpaid unclaimed dividend account. If in case डिविडेंड 30 days में पे नहीं हुआ, अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड ट्रांसफर कर दिया गया है अनपेड डिविडेंड अकाउंट को, और इसके साथ साथ विद इन 90 days कंपनी को ये रिक्वायरमेंट क्या है, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ दैट अनपेड डिविडेंड विद कंप्लीट डिटेल एंड पब्लिश इट ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। वेरीफाई दैट द कंपनी हैज प्रिपेयर्ड अ स्टेटमेंट within a period of 90 days of making any transfer to unpaid dividend account containing the specified particular and placed it on the website of the company or any other website if notified by the central government. इसके बाद अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ये पैसा कितने साल तक रखना है, 7 years तक। 7 years के बाद आपको इंश्योर करना है कि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बच गया है इस अकाउंट में वो क्रेडिट कर दिया जाए, किसमें, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में along with the corresponding shares. Verify that if any amount transferred to unpaid dividend account remained unpaid or unclaimed for a period of 7 years from the date of such transfer, then whether it has been transferred by the company along with the interest किसमें, to the investor education and protection fund में। in case कंपनी ने ये सारी एक्टिविटी आउटसोर्स की है, किसको, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को जिम्मा दे दिया, आप डिविडेंड की सारी फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई करा दीजिए। चेक ऑल द कंप्लायंसेस विद लॉ, रेगुलेशन, अकाउंटिंग, डिस्क्लोजर, उनको अप्रोप्रिएटली एग्जीक्यूट किया गया है बाय दैट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये वेरिफिकेशन के पॉइंट है, कुछ भी नया नहीं है, वही स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के आगे इंश्योर, डिटरमिन, असर्टेन, एग्जामिन, वेरीफाई ये वर्ड लगाकर हमने इन वेरिफिकेशन के स्टेप्स को बनाया है। सो सेक्शन 123 से लेकर 127 आपको कवर अप करने हैं, नंबर 1। नंबर 2 पर कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014 का रूल नंबर 3। इसके अलावा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड, इसके अलावा रिवोकेशन ऑफ डिविडेंड एंड द लास्ट वन वेरिफिकेशन पॉइंट्स। सो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। क्वेश्चन चैप्टर कोई ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एमसीक्यू इसके ऊपर फ्रेम हो सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आई थिंक पिछले 3-4 अटेम्प्ट में शायद कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आया। एक बार आया है, नवंबर 18 में 5 मार्क्स की एक केस स्टडी आई है डेप्रिसिएशन के ऊपर। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड, मैंडेटरी है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना, और कौन सा डेप्रिसिएशन, एज पर द शेड्यूल 2, एज पर शेड्यूल 2। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और अब कंपनी ऑडिट का हमारा एक लेक्चर बचा हुआ है जिसका नाम है लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर का, और उसको नेक्स्ट सेशन में रिकॉर्ड करते हैं, उसको एक अलग क्लास में रिकॉर्ड कर देता हूं, ठीक है, और उसके साथ ही हमारा कंपनी ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।